हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो मैं पढ़ाऊंगी मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारी स्पेक्ट्रम की है, मतलब स्पेक्ट्रम की जो भी चैप्टर वाइज समरी कर रहे हैं हम लोग। और इस सब मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में बताऊंगी कि सारे हर चैप्टर को रीड करेंगे हम अच्छे से, सब फ्लो चार्ट के फॉर्म में करेंगे। और जो जो चीज़ें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट ही मेंशन की है। मैंने कोई भी स्टोरी मेंशन नहीं किया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ज़रूरी है वो सब मेंशन कर दिया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी यूरोपियंस कैसे आए इंडिया में, तो उनको कैसे आना हुआ, क्या उन्होंने सोचा, किस तरीके से आए, क्या उन्होंने डिस्कवर किया, क्या फाउंड किया, कैसे बैटल हुई, जो भी है वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो पहले क्या हुआ था, डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर इन 7th सेंचुरी। रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ 7th सेंचुरी में। उसके बाद क्या हुआ, अरब्स ने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कहाँ कर दिया, इजिप्ट और पर्शिया में। इससे क्या हुआ, जो यूरोपियन डायरेक्ट जो ट्रेड था इंडिया के साथ वो डिक्लाइन हो गया। इससे क्या होता है, और ट्रेड किस किस चीज का करते थे, इंडियन गुड्स कौन कौन से होते थे, सिल्क, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन, ये सब होते थे। ये अरब यूरोप पहुंचते थे अरब के थ्रू। यानी अब अरब यूरोपियन क्या चाहते थे कि वो डायरेक्ट इंडिया से ट्रेड करे, लेकिन इन अरब इंटरमीडिएटरीज को हटाना चाह रहे थे। अब 1453 में देखो क्या हुआ, कॉन्स्टेंटिपोल ने कनकर कर लिया ओटोमन। जो कॉन्स्टेंटिपोल एम्पायर था वो ओटोमन तुर्क द्वारा कनकर कर लिया, यानी एक्वायर्ड कर लिया गया वो 1453 में। इससे क्या हुआ, जो रेड सी और लैंड रूट्स थे वो अब कौन कंट्रोल कर रहा था, अरब्स। इसलिए यूरोपियन सर्च कर रहे थे डायरेक्ट सी रूट इंडिया तक कैसे पहुंच जाए वो। क्यों, क्योंकि प्रिंस हेनरी, जो पुर्तगाल के प्रिंस थे, प्रिंस हेनरी जिनको नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, वो सी रूट चाहते थे इंडिया के लिए, मतलब डायरेक्ट सी रूट चाहते थे, वो अरब को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। तो इससे क्या था कि उन्होंने क्या किया कि वो मुस्लिम मोनोपोली को तोड़ना चाह रहे थे और ईस्टर्न इंडिया में, और वो क्रिश्चियनिटी भी स्प्रेड करना चाहते थे और ट्रेड भी अच्छा खासा करना चाह रहे थे इंडिया के साथ। इसलिए वो इंडिया के लिए सी रूट देख रहे थे। 1494 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ टॉरसिल साइन होते हैं पुर्तगाल और स्पेन के बीच में। इसमें क्या होता है कि दोनों जो रूलर्स हैं वो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड में एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू डिवाइड हो जाते हैं अटलांटिक में। देखो अब जो लाइन के ईस्ट में थे वो कौन थे, पुर्तगाल, और जो वेस्ट में थे वो कौन थे, स्पेन। देखो ईस्टर्न लाइन के लिए कौन सा था, पुर्तगाल था। तो पुर्तगाल ने क्या था, वो अब इंडिया रूट के लिए मतलब इजीली एक्सप्लोर कर सकता था, उसको कोई कोई बाउंडेशन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। अब देखो 1487 में क्या होता है, बार्थलोमे दियास जो कि केप ऑफ गुड होप की निकलते हैं अफ्रीका के लिए। तो उन्होंने बताया कि सी रूट पॉसिबल है इंडिया के लिए। उन्होंने निकले तो अफ्रीका के लिए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि सी रूट पॉसिबल है इंडिया के लिए। फिर क्या होता है, मई 1498 में वास्को द गामा कैलीकट पहुंचते हैं। अभी कैलीकट में कौन उनको गाइड करते हैं, गुजराती पायलट था जिसका नाम था अब्दुल माजिद। और कौन उनको वेलकम करते हैं, जमुरिन। ये कौन था, ये रूलर था कैलीकट का। अब देखो कुछ सेंचुरी बाद क्या होता है, जो इंडियन ओशन ट्रेड था वो ऑलरेडी एक्टिव था, अरब, अफ्रीकन, चाइनीज, जापानीज, इन सबके साथ ऑलरेडी चल रहा था इंडियन ट्रेड, ओशन ट्रेड जो चल रहा था हमारा। तो इससे क्या हो रहा था कि पोर्तुगीज चाह रहे थे कि उनकी ही मोनोपोली रह जाए और डायरेक्ट एक्सेस कर सके ट्रेड में। मतलब वो किसी भी इंटरमीडिएटरीज को नहीं चाहते थे, यानी वो अवॉइड करना चाहते थे मुस्लिम मिडिलमैन। क्यों, क्योंकि वो ह्यूज प्रॉफिट कमाना, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे यूरोप में। अब क्या होता है, सितंबर 1500 में पेड्रो एल्वरेज कैब्रल जो कि कैलिकट आते हैं, वो स्टेब्लिश करते हैं एक फैक्ट्री। इससे क्या होता है, उनका कॉन्फ्लिक्ट भी होता है अरब्स के साथ, और फैक्ट्री को अटैक कौन कर देते हैं, लोकल लोग रह रहे थे वहां पे, वो फैक्ट्री को अटैक कर देते हैं। इससे क्या होता है, कैलिकट वॉज बॉम्बार्डेड बाय कैबल आफ्टर डेथ ऑफ सेवरल। इस जो भी अटैक करते हैं फैक्ट्री को लोकल्स, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पोर्तुगीज की डेथ हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे पेड्रो एल्वरेज कैब्रल, ये क्या है, ये गवर्नर बन जाते हैं। तो ये जो थे, ये क्या करते हैं, कैलिकट को बॉम्बार्ड कर देते हैं, यानी कैलिकट में हमला कर देते हैं। इससे क्या होता है कि कैब्रल कैलिकट बहुत बुरी हालत में हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, कैब्रल क्या करता है, उनके साथ ट्रीटी साइन करता है, रूलर के साथ, कोचिन और कन्नौर के रूलर के साथ। देखो फिर क्या होता है, उसके बाद 1501 में वास्को द गामा वापस इंडिया आता है। यानी पहले तो 1498 में आते हैं, फिर वापस ही चले जाते हैं, फिर 1501 में 1501 में वापस इंडिया आते हैं। अब क्या करते हैं, ये जमुराइन जो था, इन्होंने बोला था कि ये अरब मर्चेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, या पोर्तुगीज ने बोला था कि वो अरब मर्चेंट्स को वो इंक्लूड नहीं करना चाहते, वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहते ट्रेड के मामले में। लेकिन जमुरे ने इनकी बात को डिक्लाइन कर दिया और मना कर दिया कि मतलब हम उनको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, हम उनको रखेंगे, मतलब पोर्तुगीज के फेवर में बात नहीं की। तो वास्को द गामा ने क्या किया, ही ब्रेक ऑफ विद जमुरिन, उन्होंने जमुरिन के साथ ट्रीटी मतलब तोड़ दी। उसके बाद क्या होता है, वास्को ने फैक्ट्री सेटअप की कहा, कन्नौर में, कैलिकट में और कोचिन में। लेटर बाद में क्या हुआ कि जो ये फैक्ट्रीज थे इनको फोर्टिफाई कर दिया गया, यानी इनकी बाउंड्री बना दी गई, इनको मतलब सेंटर एस्टेब्लिश कर दिया गया। फिर क्या होता है, 1505 में फ्रांसिस्को दे अल्मेडिया आते हैं। ये पहले गवर्नर थे पोर्तुगीज के, जो कि जिनका एक टेन्योर बताया गया था 3 ईयर के लिए।
ये क्या करते हैं, ये किस लिए आए थे, ताकि पोर्तुगीज की जो पोजीशन थी इंडिया में उनको स्ट्रेंथन कर सके, स्ट्रॉन्ग बना सके और डिस्ट्रॉय कर सके मुस्लिम ट्रेड को। एडन, ऑर्मस और मलक्का ये सारे पोर्ट से इनको सीज करके। इसके अलावा क्या करना चाहते हैं, वो फोर्स बिल्ड करना चाहते हैं अजंदीवा, कोचिन, कन्नौर और किलवा में। फिर 1507 में क्या होता है, पोर्तुगीज डिफीटेड इन अ नेवल बैटल ऑफ दीव बाय इजिप्टियन एंड गुजराती फ्लीट्स। यहाँ पे क्या होता था कि एक बैटल होती है, नेवल बैटल होती है दीव के पास। यहाँ पे क्या होता है, पोर्तुगीज की हार हो जाती है। कौन हरा देता है उनको, इजिप्टियन और गुजरात फ्लीट्स दोनों मिलकर, यानी यहाँ पे दोनों की नेवल आर्मी स्ट्रांग होती है और पोर्तुगीज हार जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अल्मादिया का जो सन था वो मारा जाता है। फिर 1508 में क्या करते हैं, अल्मेडिया उनको वापस फाइट होती है, वापस बैटल होती है और उसमें क्या होता है, अल्मेडिया उनको हरा देता है। उसकी फिर वो अपनी एक पॉलिसी स्टार्ट करता है, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कार्टेज सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि वो अपनी पॉलिसी में ये एस्टेब्लिश करना चाह रहा है कि जो पोर्तुगीज हैं वही मास्टर होंगे इंडियन ओशन के, क्योंकि ये अरेबियन सी में थे, तो यहाँ पे ये चाह रहे थे कि मास्टर ऑफ इंडियन ओशन कहलाए कौन, पोर्तुगीज। फिर 1510 में क्या होता है, अल्फांसो दो अल्बुक्वेर्के आता है जो कि सक्सीड करता है अल्मेडिया को। इसको रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया बोला जाता है। मतलब रियल फाउंडर किसको बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा, किसको बोला जाता है, अल्फांसो दो अल्बुक्वेर्के को। ये 1510 में आता है, किसको सक्सीड करते हैं, अल्मेडिया को। ये अल्फांसो क्या करते हैं, ये नेवल करते हैं और सी रूट को कंट्रोल करते हैं और स्ट्रेटेजिक जितने भी पोर्ट थे उन सब पे कैप्चर कर लेते हैं। ये कहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हैं, यानी कहाँ का अपना मेन पॉइंट बना लेते हैं, ऑर्मस या जो कि पर्शियन गल्फ में था, रेड सी, मालाबार कोस्ट और मलक्का, ये सारे पोर्ट्स में ये अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लेते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। इसके अलावा इंट्रोड्यूस करते हैं परमिट सिस्टम फॉर शिप एंड कंट्रोल शिप बिल्डिंग मटेरियल। जितने भी परमिट सिस्टम थे शिप के लिए वो सब इंट्रोड्यूस इन्होंने ही किया था और कंट्रोल कर लिया था इन्होंने सारे शिप बिल्डिंग मटेरियल, जो भी इक्विपमेंट चाहिए होते हैं ना एक शिप बिल्डिंग के लिए, वो सारे इनके पास थे। इससे क्या हो गया था, इनकी नेवल मोनोपोली हो गई थी, इनके स्ट्रेंथन हो गई थी, स्ट्रॉन्ग हो गई थी। फिर 1510 में क्या हुआ था, इन्होंने कैप्चर कर लिया था गोवा को सुल्तान ऑफ बीजापुर से। यानी ये फर्स्ट जो अल्फांसो थे वो फर्स्ट आफ्टर अलेक्जेंडर कोई भी फॉरेन फर्स्ट थे जिन्होंने इंडिया में कोई भी साइट, कोई भी लोकेशन, कोई भी जगह को कैप्चर किया था। इन्होंने ऑल्सो एनकरेज पोर्तुगीज सोल्जर टू, इन्होंने ये भी कहा था कि पोर्तुगीज सोल्जर को एनकरेज किया था कि वो इंडियन वुमेन जो भी हैं मैरिड अनमैरिड उनसे शादी करें और वहीं पे परमानेंट सेटल हो जाएं। और उन्होंने अबोलिश ट्राई किया था कि अबोलिश करें सती को। सती हमारा पता ही है, जहाँ पे जिनके हस्बैंड नहीं होते थे वो उनके साथ ही क्रिमेशन में आ जाते थे। सती सिस्टम को मेनली अबोलिश किसने किया था, 1829 में, ये याद रखेगा आप, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो परमानेंट सेटलमेंट बनाएंगे, फिर उसके बाद वो विलेज लैंडलॉर्ड्स बन जाएंगे। उन्होंने रोड भी बिल्ड किए थे, इरिगेशन वर्क भी किया था। उन्होंने उनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना पुर्तगीज का, कि उन्होंने नई क्रॉप इंट्रोड्यूस की थी, जो कि कौन से थे, टोबैको और कैशनट, यानी काजू और टोबैको है वो पोर्तुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके अलावा सिटीज जो थी गोवा, कोचिन, इनमें यहाँ पे इन्होंने सेटल कर लिए थे आर्टिसन एंड मास्टर क्राफ्ट्समैन। फिर 1529 नवंबर में क्या होता है, नीनो दो कुन्हा आता है जो कि नए गवर्नर होते हैं जो इनको सक्सीड करते हैं। 1530 में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देते हैं कोचिन से, कहाँ पे, गोवा में। पहले कोचिन था हेडक्वार्टर, लेकिन नीनो दो कुन्हा क्या करते हैं 1530 में गोवा में शिफ्ट कर देते हैं अपनी कैपिटल को। 1534 में क्या होता है, जो बहादुर शाह होते हैं गुजरात के, वो पुर्तगीज से हेल्प मांगते हैं हुमायूं के अगेंस्ट, यानी हुमायूं और बहादुर शाह में बैटल चल रही थी, तो बहादुर शाह पुर्तगीज के पास आते हैं हेल्प के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि वो बहादुर शाह जो है वो पुर्तगीज को उनकी हेल्प के लिए ऑफर करते हैं आइलैंड ऑफ बेसिन और अलाउ करते हैं उनको कि वो अपना बेस बिल्ड कर सकते हैं दीव में। तो फिर 1536 में क्या होता है, हुमायूं खुद विड्रॉ कर लेते हैं गुजरात से। लेकिन अब देखो, लोग जो टाउन के थे, मतलब गुजरात के जो लोग थे, वो रेजिस्ट करते पुर्तगीज को, और बहादुर शाह ट्राई करते एक डिफेंसिव वॉल की, पुर्तगीज के अगेंस्ट डिफेंसिव वॉल क्रिएट कर सके। इससे क्या करता है, पोर्तुगीज ने क्या किया, नेगोशिएट किया उनके साथ और इन्वाइट किया बहादुर शाह को शिप पे। मतलब उन्होंने ट्रीटी साइन करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए बहादुर शाह को शिप पे इन्वाइट किया। फिर वो कब किया था, 1537 में। वहां पे क्या किया, बहादुर शाह को उन्होंने मार दिया, पोर्तुगीज ने बहादुर शाह को वहां पे मार दिया, किल कर दिया। फिर क्या हुआ, नीनो ने अटेम्प्ट किया था कि वो अपना ये एम्पायर था, अभी तक पोर्तुगीज कोचिन ये सदन में, डेक्कन में चल रहा था ये। अब वो चाह रहे थे कि वो अपना जो उनका एम्पायर है वो कहाँ तक एक्सपेंड करें, बंगाल तक। तो फिर लेटर पोर्तुगीज ने सेटलमेंट कहाँ एक एस्टेब्लिश कर दी, अपना एक सेंटर कहाँ, हुगली में। अब देखो, फेवरेबल कंडीशन फॉर पोर्तुगीज एक्सपेंशन कैसे, मतलब ये लोग इतना एक्सपेंड कैसे कर पा रहे थे, इनके रीजन क्या है। तो पहला देखो,
गुजरात के अलावा, गुजरात को कौन रूल कर रहा था? महमूद बेगारा, 1458 से 1511 तक इनका टर्म था। सारा जो इंडिया था वो डिवाइड हो गया था स्मॉल पावर्स में, मतलब छोटे छोटे पावर्स में डिवाइड हो गया था, तो इनके लिए इजी हो गया था कि ये किसी भी जगह को कैप्चर कर पा रहे थे। इसके अलावा डेक्कन के जो बहामानी किंगडम था वो स्मॉलर स्टेट्स में ब्रेक हो गया था। देखो, इसके अलावा नेवल वीकनेस थी, यानी इनकी नेवल आर्मी जो थी वो स्ट्रांग थी, और हमारी जो नेवल आर्मी थी वो बहुत ही वीक थी इंडियन स्टेट्स की, क्योंकि मुगल एम्पायर वगैरह ये सब ध्यान नहीं देते थे। और जो हमारी नेवल स्ट्रांग थी वो किसकी थी, ये याद रखना, चोला पीरियड की। इसकी नेवल आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, इन्होंने बहुत दूर तक अपनी एक्सपेंड की थी। अब देखो चाइनीज फैक्टर, यहाँ पे चाइनीज फैक्टर भी रोल प्ले कर रहा है कि लिमिटेड नेगोशिएशन ऑफ चाइनीज शिप अब्रोड। इसके अलावा क्या था कि अरब का जो मर्चेंट्स था डोमिनेटेड इंडियन ओशन ट्रेड, अरब मर्चेंट्स डोमिनेट कर रहे थे इंडियन ओशन ट्रेड पे। इसके अलावा पोर्तुगीज शिप इक्विप्ड विद कैनोन्स, कैनोन्स मतलब जो भी गन पाउंडर आर्टिलरी होती है ना, इक्विपमेंट्स मिलिट्री के लिए, गन वगैरह, ये सब तो पोर्तुगीज शिप की ये सबसे इक्विप होते थे। और हमारी शिप जो भी हमारी थोड़ी बहुत शिप थी वो इन सबसे, मतलब उनके पास कोई भी न्यू टेक्निक नहीं थी। अब देखो, विद इन 50 years ऑफ अराइवल पोर्तुगीज कंट्रोल मैनी ऑफ कोस्टल पोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड मेन सेंटर वॉज गोवा। जब से वो आए थे उनके 50 साल के अंदर, उनके अराइवल के 50 साल के अंदर उन्होंने बहुत सारे कोस्टल पार्ट को इंडिया में अपना मेन सेंटर बना लिया था, बहुत सारे कोस्टल एरिया को कंट्रोल कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। और उनका जो मेन सेंटर था वो कौन सा था? गोवा। तभी आपने देखा होगा कि सबसे लेट ही पोर्तुगीज गए, यानी गोवा। गोवा में ही हमें केशू नट का मेन बिजनेस दिखता है, और टोबैको भी यहीं पे इंट्रोड्यूस होने लगा था। अब देखो, इन्होंने अपने और कहाँ का पार्ट बनाए थे? वेस्ट कोस्ट में कहाँ तक पहुंचे थे? मुंबई, दमन, दीव, गुजरात, इन्होंने यहाँ पे अपना सेंटर स्टेब्लिश किए थे। साउथ इंडिया में पोर्ट्स कहाँ बनाए थे उन्होंने? मैंगलोर, कन्नौर, कोचिन, कैलिकट। इसके अलावा उन्होंने अपनी मिलिट्री पोस्ट भी स्टेब्लिश की थी, कहाँ पे? सैनथोम और नागापट्टिनम। नागापट्टिनम का है आंध्र प्रदेश में, और सैनथोम का है चेन्नई के पास। इसके अलावा देखो, लेट 16th सेंचुरी यानी 16 मतलब 1500 के लेट में क्या हुआ था? बंगाल सेटलमेंट एट हुगली, यानी बंगाल सेटलमेंट करते ये किन्होंने ट्राई किया था? ये नीनो द कुन्हा ने ट्राई किया था, ताकि वो अपने एक्सपैंड कर सके, कहाँ तक? बंगाल तक एक्सपेंड कर सके। तो वहां पे उन्होंने हुगली में अपना सेंटर स्टैब्लिश किया था। फिर 1570 में क्या हुआ था? एक ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन गोवा एंड डेक्कन सुल्तान। यहाँ पे क्या हुआ था? दे वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। अब ये बता रहे हैं कि पुर्तगीज जो थे वो फर्स्ट यूरोपियन थे जो इंडिया आए, और लास्ट थे जो उन्होंने इंडिया छोड़ा, यानी 1961 में उन्होंने इंडिया को छोड़ा था। ये लास्ट यूरोपियन थे, फर्स्ट और लास्ट पोर्तुगीज ही थे। अब पोर्तुगीज का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। इनका जो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो क्या कहलाता था? वॉइस रॉय, यानी गवर्नर, जिसकी टर्म कितना था? 3 साल के लिए। और इनको असिस्ट कौन करता था? एक सेक्रेटरी होता था और एक काउंसिल होती थी। उसके अलावा जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट ऑफिसर था वो था विदोर द फेजेंडा। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था? रेवेन्यू कलेक्शन, कार्गो मैनेजमेंट, डिस्पैच ऑफ फ्लीट्स। यानी फ्लीट्स क्या होते थे? यहाँ पे ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, यानी जितने भी शिप साथ में सेल कर रही होती थी उनको फ्लीट्स बोलते थे। उसके अलावा फोर्ट कंट्रोल कौन करता था? ये याद रखिएगा, फोर्ट कंट्रोल बाय कैप्टन्स। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, कैप्टन्स असिस्टेड बाय फैक्टर्स। ये फैक्टर्स क्या है? ट्रेडिंग ऑफिशियल है, इनको ये किसको असिस्ट करते थे? कैप्टन्स को। अब इनकी रिलीजियस पॉलिसी देखिए। देखो, मुस्लिम यानी मूर्स, मुस्लिम को मूर्स भी बोला गया है यहाँ पे, जो नॉर्थ अफ्रीका में थे वो इनके सबसे बड़े एनिमीज थे, मतलब बिटर एनिमीज बोल दो एक तरीके से, बिटर एनिमीज थे इनके मुस्लिम। इसके अलावा उनकी रिलीजियस पॉलिसी में कहते हैं वो स्प्रेड करना चाहते थे क्रिश्चियनिटी। ठीक है। फिर 1579 में अकबर ने उनको इनवाइट किया जीसस मिशनरीज को मुगल कोर्ट में, क्योंकि अकबर ने उनको बहुत बार इनवाइट किया था, थ्री टाइम्स उनको इनवाइट किया था, 3 times इनवाइटेड बाय अकबर। क्या था? क्योंकि आपको याद होगा कि जो अकबर थे वो रिलीजन, एक नया रिलीजन स्टार्ट करना चाहते थे जिसका नाम था दीन इलाही। तो ये वो सारे रिलीजन्स की क्या करना चाहते? स्टडी करना चाहते। तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग रिलीजन जो भी मिशनरीज थे या जो भी रिलीजन के अलग अलग, जैसे पंडित हो गए मुस्लिम में जो भी हैं, उन सबको इन्वाइट किया हुआ था ताकि वो सारे धर्म को पढ़ सके। फिर 1608 में क्या हुआ? कैप्टन विलियम हॉकिंस अपनी एक शिप हेक्टर के साथ, याद रखना हेक्टर शिप था उनके शिप का नाम हेक्टर था, सूरत पहुंचे। 1609 में वो जहांगीर से मिले और उन्हें परमिशन मांगी, किसके? ताकि वो इंडिया में बिजनेस कर सकें। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने सूरत में फैक्ट्री स्टेब्लिश करनी थी और यहाँ पे जहांगीर ने मना कर दिया। उन्होंने ट्राई किया कि वो जहांगीर को इम्प्रेस कर सकें, तो उनको ना तुर्किश लैंग्वेज आती थी, तो उन्होंने जहांगीर से जो बात की थी वो तुर्किश में की थी हॉकिंस ने। फिर नवंबर 1612 में क्या हुआ था? इंग्लिश शिप थी एक ड्रैगन अंडर कैप्टन बेस्ट, एक उनकी लिटिल शिप थी ओजियंडर, इन्होंने डिफीट कर दिया पुर्तगीज फ्लीट को। इंग्लिश शिप का नाम याद रखना ड्रैगन, कैप्टन बेस्ट के
साथ एक और शिप थी ओजियांडर। इन्होंने पुर्तगीज फ्लीट को डिफीट कर दिया क्योंकि गुजरात ये जो सूरत पोर्ट पे ये लोग मतलब जहांगीर और इनका देखो। फिर 1663 में क्या हुआ था, डच ने सारे जो पोर्तुगीज फोर्ट थे मालाबार कोस्ट में वो जीत लिए थे। 1739 में क्या हुआ था, मराठा ने कैप्चर कर लिया था सेलेसाइट एंड बेसिन। जो बेसिन किसके थ्रू मिला था, बहादुर शाह ने इनको हेल्प करने पे हुमायूं के अगेंस्ट फाइट करने के लिए दिया था। बहादुर शाह ने इनको आइलैंड दिया था बेसिन का फ्रॉम पोर्तुगीज। डिक्लाइन क्यों हुए थे, अब देखो पोर्तुगीज का डिक्लाइन किस वजह से हुआ था। एक तो जो पावरफुल जो डायनेस्टी थी इजिप्ट पर्शिया और नॉर्थ इंडिया में, उनका इमरजेंस हो गया था। दूसरा क्या हुआ था कि इंग्लिश और डच का भी राइज होने लगा था। इंग्लिश और डच आने लगा था, बताया ना, कैप्टन हॉकिंस भी आया था और डच भी आएंगे। उसके अलावा करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, ग्रीड हो रहे थे, सेल्फिश नेचर था इस वजह से। उसके अलावा पॉलिटिकल फियर्स अराउज हो गया था, एक्टिविटीज ऑफ जीसस क्राइम, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये लोग जो पोर्तुगीज हैं वो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने में लगे हुए थे, तो हिंदू के अगेंस्ट हो गए थे, यानी वो क्रिश्चियन बना रहे थे, तो एक रिलीजियस फियर भी आ गया था लोगों में। अब देखो डच कब आए थे, 1596 में पहला डचमैन कॉर्नेलिस द होटमैन आए थे सुमात्रा और बेंतम में। 1605 में क्या होता है, उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी मसूलीपट्टनम में। इनकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे थी, मसूलीपट्टनम आंध्रा में। इसके अलावा उन्होंने कैप्चर किया था नागापट्टनम, जो कि मद्रास के पास है। पुर्तगीज से इन्होंने ये वाली साइड कैप्चर कर ली थी, नागापट्टनम। 1609 में क्या होता है, इन्होंने फैक्ट्री ओपन की थी पुलिकेट में, जो कि नॉर्थ ऑफ मद्रास में है। उसके अलावा उनकी और फैक्ट्रीज कौन कौन सी है, जैसे सूरत में उन्होंने 1616 में एस्टेब्लिश की थी, ममलीपट्टनम में 1641 में, कराईकाल में 1645 में, चिन्नसुरा में 1653, बारानगर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना यहाँ पे 1658 में और कोचिन में 1663 में इन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की थी। इसके अलावा वो ट्रेड मेन ट्रेड ये है इनके सारे, याद रखना मेन ट्रेड है ये कौन कौन से हैं। देखो इंडिगो का ट्रेड वो कहाँ से करते थे, यमुना वैली से और सेंट्रल इंडिया से। टेक्सटाइल और सिल्क का बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल कोस्ट से। सॉल्ट पीटर कहाँ से, बिहार से। सॉल्ट पीटर क्या है, ये KNO3 है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट है, और ये ना गन पाउडर में यूज किया जाता है मेनली। तो आप याद रखना सॉल्ट पीटर कहाँ से लेते थे, वो बिहार से ट्रेड कर रहे थे। ओपियम गंगा वैली से, और राइस का भी ट्रेड हो रहा था, और इसके अलावा कॉटन का भी ट्रेड था। इसके अलावा देखो कमर्शियल राइवलरी हो गई थी इंग्लिश में, और जो कमर्शियल राइवलरी चल रही थी डच और इंग्लिश के बीच में, वो जल्दी ही ब्लडी वॉरफेयर में कन्वर्ट होने लग गई थी। देखो फिर क्या होता है, 16 जो अभी कमर्शियल राइवलरी थी वो ब्लडी वॉरफेयर में कन्वर्ट हो गई थी डच और इंग्लिश के बीच में। फिर 1623 में ये जो एनिमिटी थी, ये जो दुश्मनी थी डच और इंग्लिश के बीच में, अम्बोयना मस्करा होने के बाद खत्म हो गई थी। 1667 में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ था कि 9 इंग्लिशमैन और कुछ इंडोनेशियन इनकी डेथ हुई थी यहाँ पे। फिर 1677 में क्या हुआ, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया दोनों के बीच में। ब्रिटिश ने विड्रॉ कर लिया सारे क्लेम इंडोनेशिया से, और डच ने रिटायर कर लिया कहाँ से, इंडिया से, और दोनों ने कॉन्सेंट्रेट किया अपने अपने प्रॉफिटेबल पे। और डच ने अपना प्रॉफिट देखना कहाँ से स्टार्ट कर दिया, इंडोनेशिया से। वो इंडोनेशिया से ज़्यादा ट्रेड करने लग गए। फिर 1672 से 74 थर्ड एंग्लो डच वॉर चला। यहाँ पे डच ने क्या कैप्चर कर लिया, 3 इंग्लिश शिप कैप्चर कर ली बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि जो इंग्लिश शिप का कनेक्शन ब्रेक हो गया था। कनेक्शन ब्रेक होने की वजह से डच ने 3 इंग्लिश शिप कैप्चर कर ली थी। फिर 1759 में क्या होता है, बैटल ऑफ हुगली यानी बिदारा। यहाँ पे बैटल ऑफ हुगली और बिदारा हुई, ये थर्ड एंग्लो डच वॉर की वजह से हुई थी। यहाँ पे ब्रिटिश ने डच को हरा दिया और यहाँ पे डच का डिक्लाइन हो गया, डच का एंड हो गया यहाँ पे। अब देखो अब इंग्लिश कब आए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके बारे में हम देखते हैं, ब्रिटिशर्स, वो कब हुआ आए, दिसंबर 31, 1600। यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ जो थी उस टाइम पे, वहाँ की क्वीन, कहाँ की, इंग्लैंड की, उन्होंने एक इशू किया था चार्टर ट्रेड करने के लिए, जिसमें कंपनी थी जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का नाम था, इन्होंने इनको चार्टर दिया था, और ये इन्होंने दिया था इनको 15 साल की मोनोपोली देखी, 15 साल के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन बाद में ये एक्सटेंड कर दी गई 20 ईयर्स, फिर 2020। जैसे आप चार्टर एक्ट्स पढ़ोगे ना, 1813, 33, ये सब चार्टर बाद में 20 ईयर्स के लिए वो एक्सटेंड करते गए। अप्रैल 1609 में क्या हुआ, हॉकिंस कहाँ कोर्ट, कितनी कोर्ट में आया था, जहांगीर के कोर्ट में आया था। वो वहाँ पे उनसे मिला और उन्होंने एस्टेब्लिश एक फैक्ट्री सूरत में एस्टेब्लिश करने के लिए बोला, लेकिन वो इसमें सक्सीड नहीं हुआ क्योंकि जहांगीर ने ग्रांट नहीं की परमिशन।
1611 में क्या हुआ, इंग्लिश ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। ये इनकी टेम्पररी फैक्ट्री थी। बाद में 1616 में यहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दी उन्होंने। 1612 में क्या हुआ, कैप्टन थॉमस बेस्ट ने डिफीट कर दिया पुर्तगीज को सूरत में। यहीं से परमिशन ग्रांट हुई थी यहाँ पे, परमिशन ग्रांटेड बाय जहांगीर, क्योंकि जहांगीर इनसे इंप्रेस हो गया था, तो यहाँ से फिर जहांगीर ने उनको परमिशन ग्रांट कर दी थी ताकि वो सूरत में अपनी स्टैब्लिश कर सकते फैक्ट्री। अब देखो 1613 में क्या हुआ था, जहांगीर ने परमिशन ग्रांट कर दी थी ताकि वो स्टैब्लिश कर सकते फैक्ट्री अंडर थॉमस एल्डवर्थ। फिर 1615 में क्या हुआ, सर थॉमस रो आए एक एम्बेसडर बन के, जेम्स बन के। अब क्या था, अब जो वहाँ का किंग था वो कौन थे इस टाइम पे 1615 के अराउंड, जेम्स फर्स्ट जहांगीर के कोर्ट में आए। 1662 में क्या हुआ कि जो किंग थे पुर्तगाल के, उन्होंने बॉम्बे गिफ्ट कर दिया था। मतलब यहाँ से कहाँ से इमरजेंस स्टार्ट हुआ, जो पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे स्टार्ट हुई, देखो 1662 में क्या हुआ था, जो पुर्तगाल के किंग थे उन्होंने बॉम्बे गिफ्ट किया था एज डाउरी। चार्ल्स टू को उन्होंने बॉम्बे गिफ्ट किया था एज ए डाउरी, क्योंकि चार्ल्स ने शादी की थी किनसे, पुर्तगाल प्रिंसेस थी कैथरीन, इनसे शादी हुई थी, तो डाउरी के रूप में बॉम्बे गिफ्ट किया गया था। फिर 1687 में क्या किया ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने बॉम्बे को हेडक्वार्टर बना दिया। फिर इसके अलावा देखो 1632 में इंग्लिश की जो कंपनी की पोजीशन थी वो इंप्रूव होने लगी गोल्डन फरमान के थ्रू। ये किसने इशू किया था, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने गोल्डन फरमान इशू किया था। 1633 में पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश हुई थी ईस्ट इंडिया में, जिसका नाम था हरिहरपुर और बालासोर। बालासोर में थी हरिहरपुर, बालासोर में थी ये। बालासोर कहाँ पे, उड़ीसा में। पहली फैक्ट्री थी ईस्ट इंडिया में, कब हुई थी, 1633 में। 1639 में क्या हुआ था फिर, कंपनी गेट्स लीज ऑफ मद्रास, मतलब कंपनी को लीज मिली थी मद्रास से, एक लोकल किंग ने लीज दी थी ताकि वो अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई कर सके। बाद में वो जो फैक्ट्री जो उन्होंने फोर्टिफाई की थी वो क्या बन गई थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1651 में क्या हुआ था, शाह सहूजा जो कि सूबेदार था बंगाल का, यानी मुगल एम्पायर का सूबेदार था बंगाल में, इन्होंने अलाउ किया था इंग्लिश को ट्रेड कर सकते हैं, और इन रिटर्न वापस में उनको क्या चाहिए था, एनुअल पेमेंट देनी होती थी 3000। ये जो एनुअल पेमेंट थे ये शाह सूजा को दे रहे थे ब्रिटिशर्स, और वहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की उन्होंने परमिशन ग्रांट कर दी थी हुगली में। बाद में उन्होंने कासिम बाजार, पटना एंड राजमहल में भी उन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर ली थी। उसके बाद देखो 1667 औरंगजेब ने फरमान दिया था एक ट्रेड के लिए बंगाल में। औरंगजेब ने दिया था यहाँ पे 1667 में औरंगजेब ने फरमान दे दिया था ताकि वो ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में। अब देखो 1686 में क्या हुआ, हुगली वॉज सेक्ड बाय मुगल, तो हुगली को वापस ले लिया गया मुगल ने, और इंग्लिश को वहां से हुगली से भगा दिया गया, उनको फोर्स किया गया कि वो हुगली को छोड़ दे। जब हुगली से उन लोगों को भगा दिया गया, मतलब उनको इंग्लिश को भगाया गया, तो जॉब चार्नोक जो थे उन्होंने नेगोशिएट किया मुगल के साथ और साइन की एक ट्रीटी 1690 में, और वो रिटर्न कहाँ हो गए, उनको जगह कौन सी मिल गई, सुल्तानती। अब 1691 में एक फरमान जारी किया गया ताकि वो कंटिन्यू कर सके ट्रेड। फिर 1698 में क्या हुआ, उनको परमिशन मिल गई ताकि वो जमींदारी भी बाय कर सकते। 3 विलेजेस की जमींदारी मिली थी उनको, सतुनती, गोबिंदपुर और कालीघाट। 1700 में उन्होंने एक फोर्ट विलियम बना दिया, कहाँ पे, कलकत्ता में, और यहाँ की फर्स्ट प्रेसिडेंसी किसे मिली थी, सर चार्ल्स आयर को। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर 1750 में जॉन सुरमन जो कि कोर्ट में गए, और किसकी कोर्ट में गए थे, फारूक सैयद थे उस टाइम पे, मुगल एम्परर थे ये इस टाइम पे। मुगल एम्परर कौन थे, फारूक सैयद। इन्होंने इशू किया एक फरमान जिसको बोला जाता है मग्नकर्ता ऑफ कंपनी। यहाँ पे बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल गए थे उनको, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद के तो मेनली प्रिविलेजेस मिल गए थे। देखो बंगाल में क्या मिला कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे वो लोग, इनमें जो भी एडिशनल कस्टम ड्यूटी लग रही थी उनसे उनको फ्री कर दिया गया। उसके अलावा उनको परमिट किया गया, वो 10 तक इशू कर सकते थे, यानी पास अलाउ कर देते थे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो अब इनके 10 तक होने लग गए। इसके अलावा उन्होंने परमिटेड टू रेंट मोर लैंड्स अराउंड कलकत्ता, कलकत्ता के अराउंड वो और भी लैंड रेंट कर सकते थे। अब हैदराबाद में उन्होंने क्या फरमान दिया था, फ्रीडम फ्रॉम ड्यूटीज इन ट्रेड एंड पे द रेंट ओनली फॉर मद्रास, सिर्फ मद्रास के लिए वो लोग रेंट दे रहे थे, और जितने भी ड्यूटीज थे उनसे भी फ्री कर दिया गया था। सूरत में क्या हुआ था, देखो सूरत में जितने भी ट्रेड हो रहा था, मतलब जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा था वहाँ सबसे फ्री कर दिया गया था, और एक एनुअल पेमेंट देते थे ब्रिटिशर्स जो कि थी 10,000 रुपीज़। उसके अलावा जो कॉइन्स जो कंपनी बनाए थे बॉम्बे में वो भी इशू कर दिए गए थे, और वो भी मुगल कोर्ट तक पहुंच गए थे। अब देखो इसके बाद कौन आए, फ्रेंच आए। फ्रेंच जो थे वो लास्ट यूरोपियन से जो इंडिया में आए, ये कब आए थे, लेट 17th सेंचुरी में आए थे, यानी 1664 में ये लोग इंडिया में आए थे। इनकी परमिशन लुइस, उस टाइम पे किंग था इनका लुइस 14, इन्होंने ग्रांट की थी 50 ईयर की मोनोपोली। तो इन्होंने 1667 में पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी कहाँ पे, सूरत में।
1669 में इन्होंने मछलीपट्टनम में स्टैब्लिश की थी। फिर देखो 1673 में क्या हुआ था, शाइस्ता खान जो कि सूबेदार थे बंगाल के, उन्होंने फ्रेंच को परमिट कर दिया था कि वो स्टैब्लिश कर सकते टाउनशिप कहाँ पे, चंदेर नगर, जो कि कलकत्ता के पास था। अब देखो 1673 में शेर खान लोधी जो कि गवर्नर थे वल्लीकोंडापुरम, ये वल्लीकोंडापुरम कहाँ था, ये बीजापुर के अंडर आता था। इन्होंने परमिशन ग्रांट की थी फ्रेंकोइस मार्टिन को कि वो एक साइट स्टैब्लिश कर सकते हैं। उसके अलावा देखो ये याद रखना कि पौंडीचेरी की फाउंडेशन कब हुई थी, कब फाउंड किया गया था, 1674 में। और उसके अलावा कौन कौन से फैक्ट्री लगाई थी फ्रेंच ने, माहे, करिकल, बालासोर और कासिम बाजार। इसके अलावा देखो 1693 में डच ने कैप्चर कर लिया था पौंडीचेरी को। फिर 1697 में एक ट्रीटी साइन हुई थी राइसविक, जिसमें पौंडीचेरी को रिस्टोर कर लिया था फ्रेंच ने। इसका अब देखो डिक्लाइन क्यों हुए थे फ्रेंच, एक तो इनके पास इनएडिक्वेट मिलिट्री थी, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था और मिलिट्री भी अच्छी नहीं थी। उसके अलावा फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था यूरोप में। फिर उसके अलावा कमर्शियल इंसेंटिव भी बहुत कम थे फ्रेंच कंपनी को, और इनकी नेवी भी बहुत कम थी, और इन्होंने 3 कर्नाटिक वॉर लड़े थे। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो नेवी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इनके इक्विपमेंट्स, मिलिट्री, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इनकी वजह से ये डिक्लाइन हो गए। अब देखो लास्ट कौन सी है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1660 और 1620 में, और इन्होंने पहले फैक्ट्री जो लगाई थी वो तिरनकोर बार लगाई थी। तो इनका जो मेन सेटलमेंट था वो था सिरमपुर, कलकत्ता के पास। ये इन्होंने जब इनका बिजनेस नहीं चला था, इन्होंने सारे फैक्ट्रीज ब्रिटिश गवर्नमेंट को सॉल्व कर दी थी 1845 में। लेकिन मेनली ये इंडिया में किस लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये मिशनरी स्प्रेड कर रहे थे। इनकी कॉमर्स की एक्टिविटीज कोई भी नहीं थी, इतनी ट्रेड, लेकिन ये मेनली अपनी मिशनरी एक्टिविटीज के लिए जाने जा रहे हैं इंडिया में। थैंक यू। तो अब नेक्स्ट में हम ना आगे का कंटिन्यू करेंगे, जो भी कर्नाटिक वॉर्स थे, एंग्लो वॉर थे, वो सब कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।